हेलो एवरीवन। लास्ट लेक्चर नंबर 1 जो हम लोग सीरीज देख रहे थे पीवाईक्यू एनालिसिस ऑफ मॉडर्न हिस्ट्री। उसमें हम लोग ऑलमोस्ट ब्रिटिशर्स के जितने भी थे ना विजुअलाइज तक कंप्लीट कर चुके हैं। आज हम लोग देखेंगे इकोनॉमिक इम्पैक्ट ऑफ ब्रिटिश रूल इन इंडिया। सो आज का एजेंडा ये है कि हमको इसको कंप्लीट करना है, ठीक है। सो स्टार्ट करते हैं। इकोनॉमिक इम्पैक्ट ऑफ ब्रिटिश रूल इन इंडिया। हु इंट्रोड्यूस द सिस्टम ऑफ महलवाड़ी सिस्टम? कौन इंट्रोड्यूस किया था बंगाल प्रेसिडेंसी में? सो हॉल्ट मैकेंजी ने इंट्रोड्यूस किया था महलवाड़ी सिस्टम। कहाँ पे? बंगाल प्रेसिडेंसी में, ठीक है। तो महलवाड़ी सिस्टम जो था ना डिवाइस बाय हॉल्ट मैकेंजी 1822 में बंगाल प्रेसिडेंसी में, ठीक है। याद रखना इंपॉर्टेंट है। अंडर दिस सिस्टम द लैंड रेवेन्यू वाज कलेक्टेड फ्रॉम द फार्मर्स बाय ट्रीटिंग द होल विलेज एज अ सिंगल यूनिट कॉल्ड महल, ठीक है ना। पूरे विलेज को सिंगल यूनिट के तौर पे लिया गया जिसको हम लोग महल कहते हैं, ठीक है। ये याद रखना। सो महलवाड़ी सिस्टम में मैप्स हमारा क्रिएटेड होते थे, ये याद रखना। महलवाड़ी सिस्टम में इम्पोर्टेंट पॉइंट है कि कुछ है कि मैप्स हमारे यहाँ पे क्रिएटेड होते थे। मैप्स आर क्रिएटेड, ठीक है। सेकंड हमारा यहाँ फील्ड टू फील्ड सर्वे हुआ था। फील्ड टू फील्ड सर्वे हुआ करता था, ठीक है। ये याद रखना इम्पोर्टेंट। हॉल्ट मैकेंजी ने इंट्रोड्यूस किया था। सो महलवाड़ी सिस्टम टोटल अगर हमारा इंडिया का रेवेन्यू सिस्टम में देखें तो 30% हमारा कंट्रीब्यूट कर देते टोटल, ठीक है। सो 3 तरह के सिस्टम थे एडमिनिस्ट्रेटिव में लैंड रेवेन्यू सिस्टम अगर देखा जाए। तो एक तो परमानेंट सिस्टम थे। 1 मिनट रुको। ये परमानेंट सिस्टम थे, परमानेंट, ठीक है, सिस्टम थे। फर्स्ट, सेकंड जिसको जमींदारी एसोसिएशन भी कहा जाता है। फिर रैयतवाड़ी भी था, रैयतवाड़ी सिस्टम था। एंड थर्ड दैट इज़ अ महलवाड़ी था। महलवाड़ी सिस्टम थे। ये 30% कंट्रीब्यूट कर देते हैं। परमानेंट हमारा 19% कंट्रीब्यूट किया और ये 51% हमारा टोटल लैंड रेवेन्यू का करने कंट्रीब्यूशन किया है। सो आप इसको इंट्रोड्यूस अगर ऐसे करोगे तो 51% हमारा ऑलमोस्ट, ठीक है। सो हाफ होता था, ठीक है। ऑलमोस्ट 51% ये सब हुआ। 19, ये 51 हो गया, ये 30 हो गया और ये 19 हो गया, ठीक है। सो नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। Which compensation tax the indigo farmer were required to pay if they desired exemption for indigo cultivation? कौन सा टैक्स देना पड़ता था इंडिगो फार्मर का? ये सीडीपीओ में क्वेश्चन पूछा गया है। सो टैक्स का नाम था दैट इज अ तवान, तवान टैक्स था। जजी आपको ये टेम्पल टैक्स होता था, ठीक है, याद रखना। सो तवान टैक्स जो था ना वो हमको देना पड़ता था इंडिगो फार्मर को अगर वो डिजायर एग्जेम्पशन चाहते हैं इंडिगो कल्टीवेशन से, ठीक है। परमानेंट सेटलमेंट जो था ना वाज मेड विथ, परमानेंट सेटलमेंट जमींदार के साथ बनाया गया था इसलिए इसको जमींदारी एसोसिएशन भी कहा जाता है। और कॉर्नवेलिस ने बनाया था कब? 1793 में। बहुत इंपॉर्टेंट है, 1793 में, ठीक है। ये ईस्ट इंडिया कंपनी और बंगाली जमींदार ने मिलके रेवेन्यू फिक्स किया था। और जो रेवेन्यू फिक्स था वो ऑलमोस्ट 30 ईयर्स के लिए था, ठीक है। ये परमानेंट इसलिए कहा जाता है क्योंकि यहाँ पर रेवेन्यू जो था ना वो ऑलमोस्ट फिक्स होते थे, ठीक है। इतना परसेंट उसका रेवेन्यू का रिवीजन नहीं होता था, ठीक है। रेवेन्यू का रिवीजन नहीं होता था, टैक्स परसेंटेज रिवीजन नहीं होते थे। विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज करेक्ट अबाउट द परमानेंट सेटलमेंट इंट्रोड्यूस इन बिहार? जमींदार वे डिप्राइव ऑफ द ओनरशिप ऑफ लैंड, कौन करेक्ट है वो पूछ रहा है। तो नहीं, जमींदार को डिप्राइव्ड नहीं किया गया था। लैंड रेवेन्यू वाज कॉन्स्टिट्यूशनलाइज्ड, बहुत इंपॉर्टेंट है। सो परमानेंट सेटलमेंट सिस्टम जो हमारा फिक्स्ड अमाउंट था रेवेन्यू कलेक्ट होते थे बाय द कंपनीज के द्वारा, उसको हम लोग क्या कहते हैं, कॉन्स्टिट्यूशनलाइज्ड किए थे, ठीक है, याद रखना। तो लैंड रेवेन्यू हमारा परमानेंट सेटलमेंट एक्ट के द्वारा कॉन्स्टिट्यूशनलाइज्ड हुआ था, ठीक है। इंपॉर्टेंट है ये। सो राइट फिल इन द ब्लैंक्स के तौर पे क्वेश्चन पूछा गया है, बहुत इंपॉर्टेंट है, ये नया क्वेश्चन है, ठीक है, अभी तक में। सो राइट ऑफ ए टेनेंट्स ऑन लैंड ऑफ बंगाल एंड बिहार, ठीक है। बंगाल टेनेंसी एक्ट कब आया था? बंगाल टेनेंसी एक्ट 1885 में आया था। ये इंपॉर्टेंट है, 1885 में बंगाल टेनेंसी एक्ट आया था, ये इंपॉर्टेंट है। और इसमें ये बंगाल और बिहार का राइट जो था ना वो गिवन कर दिया था टेनेंट्स को, ठीक है, याद रखना। लॉर्ड कॉर्नवेलिस ने इंट्रोड्यूस किया था परमानेंट सेटलमेंट एक्ट जो प्रोवाइड किया मेनी राइट्स टू द लैंडलॉर्ड्स को दे दिया गया था राइट्स। लेकिन 19th सेंचुरी में होता क्या है, लैंड का डिमांड इंक्रीज करता है। हेंस लैंडलॉर्ड जो होता है ना वो इंक्रीज द रेंट ऑफ लैंड, रेंट ऑफ लैंड इंक्रीज कर देते हैं जमींदार।
सो पीजेंट के द्वारा रिवोल्ट होता है ड्यूरिंग दिस टाइम। जो गवर्नमेंट जो था ना बंगाल का, इंट्रोड्यूस करता है बंगाल बिहार टेनेंसी एक्ट, जिसके तहत राइट्स ऑफ लैंडलॉर्ड्स एंड टेनेंट्स का राइट्स को डिस्क्राइब किया जाता है। ठीक है। नाउ कम टू द क्वेश्चन नंबर 6। द सिस्टम अंडर विच पीजेंट हिमसेल्फ इज द ऑनर ऑफ लैंड। कौन सा ऐसा सिस्टम है जिसमें पीजेंट खुद में एक ऑनर रहता है लैंड का, एंड ही इज हेल्ड रिस्पॉन्सिबल फॉर द पेमेंट ऑफ लैंड रेवेन्यू टू द गवर्नमेंट, इज नोन एज विच सिस्टम कॉल्ड रैयतवाड़ी सिस्टम। रैयत मीन्स ही होता है पीजेंट। ठीक है। सो आप ऐसे याद रखो, रैयत मीन्स पीजेंट। परमानेंट सेटलमेंट एक्ट को जमींदारी, ठीक है ना, एसोसिएशन भी कहते हैं, जमींदारी एक्ट भी कहा जाता है। क्यों? क्योंकि इसमें जमींदार का इन्वॉल्वमेंट है। ठीक है। महलवाड़ी, महल एक लैंड को, हमारे एक विलेज को महल कंसिडर करना करते हैं। रेवेन्यू कलेक्शन यूनिट बनाया जाता है जिससे वहां कलेक्ट होता है रेवेन्यू। अंडर रैयतवाड़ी सिस्टम में क्या है, हमारा फार्मर हिमसेल्फ, ठीक है ना, ऑनर ऑफ लैंड थे, रिस्पॉन्सिबल फॉर द पेमेंट ऑफ लैंड रेवेन्यूज टू द गवर्नमेंट। ठीक है, याद रखना। रैयतवाड़ी सिस्टम वाज फर्स्ट इम्प्लीमेंटेड, बहुत इंपॉर्टेंट है, मद्रास, मद्रास प्रेसिडेंसी में सबसे पहले आया था। रैयतवाड़ी सिस्टम जो था ना सबसे पहले मद्रास में आया था, उसके बाद बॉम्बे में आया था। ठीक है। अलेक्जेंडर रीड के द्वारा 1792 में इसको लाया जाता है मद्रास प्रेसिडेंसी में। ठीक है, याद रखना, तमिलनाडु। नाउ कम टू द रिवोल्ट ऑफ 1857। ठीक है, मोस्ट इम्पोर्टेंट ये चैप्टर है, यहाँ से क्वेश्चन आपको देखने के लिए जरूर मिलेगा। So when was the new infield rifle with grease cartridge introduced in the British Indian Army में कब इंट्रोड्यूस किया गया था? ये दिसंबर 1856 में इंट्रोड्यूस किया गया था। एंड न्यू इनफील्ड राइफल जो ग्रीस कैरेक्टराइजेस था ना, वो ग्रीस क्या चीज से बने हुए थे? दैट इज द काउ एंड पिग से बने थे। ये ग्रीस जो था ना, वो काउ प्लस पिग से बने हुए थे, पिग्स के फैट से बने थे, काउ एंड पिग्स के फैट से। ठीक है। एंड काउ इंडियन से ली, हिंदू रिलीजन में एक मदर, ठीक है ना, ठीक है, गॉडेस के टॉम पे मतलब इंट्रोड्यूस किया जाता है, इनको पूजा जाता है। वहीं पर पिग जो था ना वो हराम होता है। ठीक है ना, फॉर, ठीक है ना, मुस्लिम्स के लिए। ठीक है, तो यही एक हमारा एक इमीडिएट हमारा ट्रिगर करता है रिवोल्ट ऑफ 1857 के लिए। Which of the following was not reason for making the Sepoy of East India Company rebellious? ठीक है, rebellious means revolt। रेबल बनाने में कौन सा रीजन नहीं है? The effort of officer to the company was spread Christianity। Yes, क्रिश्चियनिटी हमारा वहाँ फैल रहा था उस समय, ड्यूरिंग दिस पीरियड के समय, जहाँ पर हिंदू मुस्लिम जो भी धर्म थे अदर देन क्रिश्चियन, वहाँ पे कन्वर्जन देखने को मिला। सिपोई जो था ना ट्रैवल ऑन शिप, शिप से हमारा सिपोई को भेजा जा रहा था दूसरी जगह, जहां पर इंडियन फैमिली में कहा जाता था कि दूसरी जगह अगर जा रहे हैं बाय लैंड, ठीक है, क्रॉसिंग अ सी इज कंसिडर्ड एज अ सिन, सिंस के तौर पे उसको देखा जाता था। स्टॉपेज ऑफ भत्ता, भत्ता सिस्टम यानी कि सैलरी उनको नहीं मिला जाता था कहीं भी, अगर वो बाहर युद्ध कर रहे हैं तो उनको जो सैलरी भत्ता मिलता, बोनस मिलता था, उनको रोक दिया गया था। इनएफिशिएंसी ऑफ ऑफिसर, ये नहीं रीजन नहीं था। दिस इज नॉट अ रीजन फॉर द रिवोल्ट ऑफ 1857 का रीजन नहीं था, सिपाही मिटने का ये रीजन नहीं था। ठीक है। विच ऑफ द फॉलोइंग वेर द रीजन फॉर द फेलियर ऑफ अ रिवोल्ट ऑफ 1857? मिलिट्री सुपीरियरिटी ऑफ ब्रिटिश, यस दिस इज द रीजन। ठीक है, ये मिलिट्री सुपीरियरिटी था, ब्रिटिश और मोर मोर जो था ना बेटर इक्विप्ड थे। ठीक है, मॉडर्न इक्विपेशन था वहां पर, आर्म एम्यूनिशन था। रेबल्स के पास कोई यूनिफाइड प्रोग्राम नहीं था, आइडियोलॉजी नहीं था, रेबल्स खुद के लिए लड़ रहे थे, कोई नेशनल आइडियोलॉजी हमारा उस समय जनरेट नहीं हुआ था, मतलब उतना इम्पोर्टेंस नहीं दिया गया था, और कोई सपोर्ट नहीं था सेक्शन ऑफ सोसाइटी से। तो रिवोल्ट ऑफ 1857 में हमारा जो इंटेलेक्चुअल क्लास है डिड नॉट सपोर्ट द 1857। इवन जो था मराठास जो था ना, सम लोकल रूलर्स, वो भी सपोर्ट नहीं कर रहे, तो वो पैचेस में थे। ठीक है, जिसकी वजह से ये रिवोल्ट हमारा फेल्ड हो जाता है। सो ऑल थ्री ऑप्शंस आर करेक्ट। ठीक है। सो वेयर फ्रॉम द रेवोल्यूशन 1857 स्टार्टेड? रेवोल्यूशन 1857 कहाँ से स्टार्ट होता है? सो मेरठ से स्टार्ट होता है, बहुत इंपॉर्टेंट है, मेरठ से स्टार्ट होता है 1857 का रिवोल्ट। ठीक है, ये आपको बैरकपुर से स्टार्ट नहीं होता है। ठीक है, मंगल पांडे एक ट्रिगर्ड किए थे, लेकिन स्टार्ट मेरठ से होता है। एट दिल्ली,
ड्यूरिंग द रिवोल्ट ऑफ 1857 दिल्ली में रिवोल्ट ऑफ 1857 के समय द नॉमिनल एंड सिंबॉलिक लीडरशिप बिलोंग टू द एम्परर बहादुर शाह बट द रियल कंपनी कमांड ले विद द कोर्ट ऑफ सोल्जर्स हेडेड बाय बख्त खान। ठीक है, बहादुर शाह तो मतलब एक रिप्रेजेंटेटर के तौर पे, लेकिन रियल जो कमांड कौन कर रहे थे, वो बख्त खान। आज के समय में समझो तो बहादुर शाह एक जस्ट लाइक अ प्रेसिडेंट, ठीक है, जस्ट लाइक अ प्रेसिडेंट, लेकिन रियल कौन थे, बख्त खान, दैट इज द पीएम। ठीक है, अगर पॉलिटिकली देखा जाए तो वो यही था, जनरल बख्त खान। हु वाज द इंग्लिश ऑफिसर इन चार्ज ऑफ दिल्ली एट द टाइम ऑफ रिवोल्ट ऑफ 1857? कौन थे इंग्लिश ऑफिसर एट द चार्ज दिल्ली में रिवोल्ट ऑफ 1857? सो इसमें आपको मोर देन एबव होगा, ठीक है ना। विलबाओ भी थे, निकलसन भी थे, ये सब थे। जॉन निकलसन थे, देखो, है ना। एंड जॉन निकलसन के बाद आए प्रिजनर, इनको ले लिया था, जॉन निकलसन कैप्चर द, ठीक है, एक मिनट, ठीक है। उसके बाद विली बॉब भी आया था, ये सब थे आपको क्या ऑफिशियल इंचार्ज थे। फर्स्ट वुमेन प्रेसिडेंट ऑफ आईएनसी, आईएनसी के फर्स्ट वुमेन प्रेसिडेंट कौन थी हमारा, आपको एनी बेसेंट। वुमेन प्रेसिडेंट पूछा गया ना, तो एनी बेसेंट होगा। आईएनसी की वुमेन प्रेसिडेंट, फर्स्ट वुमेन प्रेसिडेंट आईएनसी, ही वाज द फर्स्ट वुमेन प्रेसिडेंट ऑफ इंडियन नेशनल कांग्रेस। So Annie Besant, the first woman president of Indian National Congress, that is the Annie Besant. Take the first, the female freedom fighter, popularly known as Grand Old Lady, बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है, इंडिपेंडेंस मूवमेंट में ये कौन है, ठीक है, ग्रैंड ओल्ड लेडी के नाम से अरुणा असफ अली को जाना जाता है, बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है, ग्रैंड ओल्ड मैन किनको कहा जाता है, ये आपको बताना है, ठीक है। नाउ which of the following person had participated actively in revolt of 1857? So कौन से पर्सन रिवोल्ट ऑफ 1857 में एक्टिवली पार्टिसिपेट किए थे, ठीक है। सो नाना साहब पार्टिसिपेट किए थे, बेगम हजरत महल लखनऊ से पार्टिसिपेट की थी, फैजाबाद से मौलवी अहमदुल्ला, सो मोर देन वन एवब होगा, ऑल आर जो था ना पार्टिसिपेट एक्टिवली। बेगम जीनत महल दिल्ली से पार्टिसिपेट की थी, ये सभी पार्टिसिपेट की थी रिवोल्ट ऑफ 1857 में। रिवोल्ट ऑफ 1857 लखनऊ में हुआ था, लखनऊ में कौन लेड किया था, बेगम ऑफ अवध, ठीक है, लखनऊ में लेडी की थी, दैट इज कौन थी, बेगम हजरत महल। अवध की ये बेगम थी, हजरत महल, ठीक है, बेगम ऑफ अवध। क्योंकि इनका माइनर सन जो था ना ब्रिटिश कादिर को रॉयल हायर थे, और डॉक्टर ऑफ लैप्स की वजह से ये पूरा जो इश्यू स्टार्ट हुआ था, और वो रॉयल हायर को चेंज करने के लिए बोला था, ठीक है, ये बेगम ऑफ अवध। सो वेयर डिड द लॉर्ड सिन्हा, ठीक है, रिजाइन, लॉर्ड सिन्हा रिजाइन फ्रॉम द पोस्ट ऑफ गवर्नर इन 1921, लॉर्ड सिन्हा नहीं होगा, ये सत्येंद्र प्रसन्न सिन्हा, ठीक है, ये होगा, ठीक है। सो रायपुर से वो रिजाइन किए थे, ठीक है, इम्पोर्टेंट है ये, रायपुर से। रायपुर क्या है, बिहार उड़ीसा रीजन में आ जाएगा, ठीक है, बीरभूम, बंगाल प्रेसिडेंसी में। He was the first Indian to be appointed as the Advocate General of Bengal in 1905. The first Indian inducted as a legal member of a Viceroy Council for appointed as the Governor of Bihar and Odisha. So सत्येंद्र प्रसाद सिन्हा होगा इसका ये था क्वेश्चन, थोड़ा ये गलती हो गया, ठीक है। सो बिहार एंड उड़ीसा में ये इंपॉर्टेंट है। हु सुपर हेडेड द रिवोल्ट 1857 रिवोल्ट इन बिहार? सो बिहार में कौन हेड कर रहा था? सो ये बहुत ही इजी क्वेश्चन होगा, कन्वर सिंह है, ठीक है, कुंवर सिंह, कुंवर सिंह इनको कहा जाता है, ठीक है, ये हमारा बहुत इंपॉर्टेंट है, जगदीशपुर के थे, ठीक है, और ये एक ओल्ड मैन थे, अराउंड 80 years ओल्ड, ठीक है ना। ये ओल्ड मैन थे जो उस समय एकदम अपने आप को आयरन मैन की तरह इंट्रोड्यूस कर रहे थे, बहुत इंपॉर्टेंट पर्सन है कुंवर सिंह बिहार हिस्ट्री में, ठीक है ना। वेयर डिड द कुंवर सिंह ज्वाइन द रेबिलियन 1857? कहाँ ज्वाइन किए थे कुंवर सिंह, हमारा ज्वाइन किया था आरा, आरा से, जगदीशपुर आरा, जगदीशपुर के थे, ठीक है। हु सेड वेर एवर आई एम देर इज अ जगदीशपुर? ये कौन बोला था? ठीक है, ये कुंवर सिंह बोले थे कि कुंवर सिंह जहां भी जगदीशपुर, कुंवर सिंह जहां भी रहेंगे वहीं जगदीशपुर रहेगा। एंड पता है कुंवर सिंह के एंड तक, जब वो कुंवर सिंह राइड कर रहे थे एट दिस टाइम, जगदीशपुर एक फ्रीडम स्टेट था, ठीक है, वो
अपने टाइम में जगदीशपुर का कैप्चर नहीं होने दे। फिर आफ्टर दैट जगदीशपुर हमारा कैप्चर होता है, वो अलग बात है। हु वाज द लीडर ऑफ रेवोल्यूशनरीज ऑफ इन बिहार ड्यूरिंग द रिवोल्ट ऑफ 1857? यस, कुंवर सिंह, बाबू कुंवर सिंह। ठीक है, देखो क्वेश्चन को कैसे घुमा करके पूछा जा रहा है, बार बार वही पूछा जा रहा है। हु लेड द रिवोल्ट ऑफ 1857 इन बिहार? अगेन कुंवर सिंह। ठीक है, कुंवर सिंह। हु वाज द कमांडर ऑफ द ब्रिटिश आर्मी सेंट अगेंस्ट द कुंवर सिंह? कौन थे कमांडर? ठीक है, सो कुंवर सिंह के अगेंस्ट कमांडर थे आपको कॉलिन कैंपबेल भी थे। ठीक है, कुंवर सिंह हेवर थे, सर ह्यूग रोज भी थे। सो ये सब नहीं थे, नहीं ये सब नहीं होगा। सो नन ऑफ द एबव है, ये सब नहीं होगा। सर ह्यूग रोज आपको झांसी की रानी के लिए था। ठीक है, रानी लक्ष्मीबाई के अगेंस्ट है। कॉलिन कैंपबेल दिल्ली में थे, ये इनका नहीं पता। ठीक है, कुंवर सिंह में अगर देखा जाए तो वहाँ के कमांडर थे विंसेंट एयर थे, मेजर विंसेंट अय्यर। ये कुंवर सिंह के बेस में डिस्ट्रॉय किए थे, दैट इज विंसेंट अय्यर। ठीक है, म्यूटिनी ऑफ 1857 जो पटना में हुआ था, वो डायनामिक ओल्ड पर्सन को लेड कर रहे थे, वो उनका क्या नाम था? दैट इज राजपूत कुंवर सिंह। बहुत इंपॉर्टेंट है। सेंटर 1857 में हमारा रिवोल्ट हुआ था बिहार में, 15 जुलाई 1857 से 20 जुलाई 1858 में। तो वो कहाँ था रिवोल्ट ऑफ 1857 का? वो सेंटर कहाँ था बिहार में? वो जगदीशपुर में था। क्यों? क्योंकि कुंवर सिंह जगदीशपुर के हैं। ठीक है ना? विच पर्सन ऑफ द जगदीशपुर टुक द लीड ऑफ रेवोल्यूशनरी ड्यूरिंग द रिवोल्ट ऑफ 1857? कौन लीड कर रहा था? कुंवर सिंह लीड कर रहे थे। किंग ऑफ जगदीशपुर कौन है? यहाँ पे अगेन कुंवर सिंह। तो वो क्वेश्चन बार बार रिपीट कर रहा है, मीन्स ये जगदीशपुर हमारा रिवोल्ट ऑफ 1857 में कुंवर सिंह के बारे में हमको अच्छे से जानकारी होना चाहिए था। ठीक है, वन ऑफ द लीडर्स ऑफ रिवोल्ट ऑफ 1857 कुंवर सिंह किस प्लेस से रिलेटेड है? दैट इज द जगदीशपुर से रिलेटेड है। ठीक है, who of the following was the bitterest enemy of a British during the revolt of 1857? Most important question. That is मौलवी अहमदुल्ला शाह। ठीक है, अहमदुल्ला शाह। और ये कहाँ के थे? मौलवी अहमदुल्ला शाह। ये ब्रिटिश एनिमी है ब्रिटिशर्स के। रिवोल्ट ऑफ 1857 फैजाबाद में ये लीड कर रहे थे। कहाँ पे? फैजाबाद में। सो ये कहाँ लीड कर रहे थे? फैजाबाद। ठीक है, तो देख लो रिवोल्ट ऑफ 1857 एक इम्पोर्टेंट क्वेश्चन, इम्पोर्टेंट चैप्टर है, जो आपको बार बार क्वेश्चन आएगा। और नेम कैसे, क्वेश्चन कैसे आ रहा है कि ये कौन लीड कर रहा है, ये कहाँ से है, इस टाइप से क्वेश्चन बन रहा है। रिवोल्ट ऑफ 1857 विटनेस बाय गालिब, बहुत इंपॉर्टेंट है। गालिब विटनेस किए थे, क्योंकि एट द टाइम ऑफ गालिब जब डाइड किए थे तो वो दिल्ली में थे। ठीक है, आगरा में जन्म हुआ था, लेकिन जब उनका देहांत हुआ था, डाइड किए थे, वो दिल्ली में थे। ठीक है ना? विच ऑफ द फॉलोइंग ग्रुप डिड नॉट पार्टिसिपेट इन रिवोल्ट ऑफ 1857? तो रिवोल्ट ऑफ 1857 में हमारा मनी लेंडर पार्टिसिपेट नहीं किया था, और लैंडलॉर्ड पार्टिसिपेट नहीं किया था। ये दो पार्टिसिपेट नहीं किया था, और ये दो पार्टिसिपेट किए थे। ठीक है, तो इसका डी आंसर होगा, दैट इज डिड नॉट पार्टिसिपेट। 2 और 4 पार्टिसिपेट नहीं किए थे। फुल्का रेबिलियन जो हमारा 1860 में हुआ था पंजाब में, उसको लीड कौन कर रहा था? जो फुल्का रेवोल्यूशन जो था ना पंजाब में जो हुआ था, उसको लीड हमारा, इसमें से कोई नहीं है, इसमें से कोई नहीं कर रहा था। तो इसका नन ऑफ द एबव आंसर होगा। ठीक है, नन ऑफ द एबव आंसर होगा इसका। हु अमंग द फॉलोइंग डिड नॉट रेबल अगेंस्ट द ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी कंट्रोल ओवर देम? कौन से जो था ना इसमें से फॉलोइंग है, कौन से इसमें जो रेबल ब्रिटिश ईस्ट इंडिया के कंपनी के अगेंस्ट विद्रोह स्टार्ट नहीं किया था? ठीक है, तो वो है निजाम ऑफ हैदराबाद। हैदराबाद के निजाम जो था ना, वो रिवोल्ट नहीं किया था। वेलुथम्पी ऑफ ट्रेवनकोर रिवोल्ट किए थे ये, विजयनगर किए थे, तमिलनाडु किए थे, लेकिन ये नहीं किए थे। ठीक है, ये रिवोल्ट नहीं किए थे, इसका आंसर सो नॉट पूछ रहा है, तो ये होगा आंसर। ठीक है, विच पार्ट ऑफ बिहार वाज अनअफेक्टेड? बिहार कौन पार्टिसिपेट जो था अनअफेक्टेड था? ठीक है, देखो दानापुर में हमारा रिवोल्ट हुआ। ठीक है, याद रखना। रिवोल्ट ऑफ 1857 में अनअफेक्टेड कौन थे? सो दानापुर में हुआ था रिवोल्ट। ठीक है, याद रखना। पटना में हुआ थे पीर अली भाई थे, इनको मतलब फांसी लग जाता है। ठीक है, दानापुर कंटेनमेंट होते हैं। एंड आरा से तो जगदीशपुर ही थे। मुजफ्फरपुर में रिवोल्ट हुआ था, लेकिन मुंगेर में हमारा रिवोल्ट नहीं होता है। सो बहुत इंपॉर्टेंट है ये।
तो मुंगेर में हमारा 1857 में रिवोल्ट नहीं होता है, अफेक्टेड नहीं होते मुंगेर से। हु वाज द गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया इन 1857 में गवर्नर जनरल कौन था? कैनिन था। 1857 के समय कैनिन था। ठीक है। 1857 के समय हमारा गवर्नर जनरल था इंडिया का कैनिन। ठीक है ना, ही वाज द लास्ट गवर्नर जनरल था कैनिन। एंड द फर्स्ट, ठीक है ना, विसरॉय भी था। फर्स्ट विसरॉय भी हमारा कैनिन ही आया था। ठीक है। 1858 के एक्ट, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1858 के तहत गवर्नर जनरल जो था ना ऑफ इंडिया को हटा करके विसरॉय पोस्ट लाया गया। एंड कैनिंग वाज द फर्स्ट विसरॉय भी थे हमारा। नोटेबल अचीवमेंट है इनके टेन्योर्स में, दैट इज द विडो रीमैरेज एक्ट ऑफ 1856 आया, जो बहुत ही इंपॉर्टेंट सोशल रिफॉर्म का बहुत ही इंपॉर्टेंट एक्ट था। ठीक है, विडो रीमैरेज एक्ट। और इंडियन हाई कोर्ट एक्ट, ठीक है, ये आया इंडियन हाई कोर्ट एक्ट 1861। और इसी के तहत हमारा कलकत्ता, बॉम्बे और मद्रास में सबसे पहले हाई कोर्ट बनता है। देन हमारा इलाहाबाद में बनता है। ठीक है। व्हाट वाज द मेन काउज ऑफ द फेलियर ऑफ रिवोल्ट ऑफ 1857? अगेन डिस्कस किया हुआ क्वेश्चन है, पीवाईक्यू है। सो हिंदी मुस्लिम यूनिटी की वजह से हमारा रिवोल्ट ऑफ 1857 का उसे फेलियर हो गया? नहीं, उस समय हिंदू मुस्लिम यूनिटी बढ़ गया था, तो ये कारण नहीं हो सकता। कॉमन स्ट्रैटेजी एंड सेंट्रल ऑर्गेनाइजेशन नहीं थे, ये बात एकदम सही है। वो पैचेस में थे। ठीक है। कोई नेशनल आइडियोलॉजी नहीं था, सब अपने अपने लिए लड़ रहा था, कोई नेशनल आइडियोलॉजी नहीं था। इसलिए, ठीक है, इसलिए हमारा जो इंटेलेक्चुअल पर्सन थे ना, वो दूर थे। ठीक है, यहाँ से इस रिवोल्ट ऑफ 1857 से। इस इसका इफेक्ट लिमिटेड एरिया में था, इसलिए वो फेलियर हुआ ना। सो मेन रीजन नहीं था, मेन कॉजेज हमारा ये भी। ठीक है। नाउ कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट, हमारा ये 39th बीपीएससी में देखो असर्शन रीजन टाइप क्वेश्चन पूछा था। ठीक है। सो अगर 72nd में पूछ ले तो कोई मतलब न्यू क्वेश्चन नहीं होगा ये। ठीक है। द फर्स्ट वॉर ऑफ इंडिपेंडेंस 1857 फेल्ड टू सिक्योर द फ्रीडम फ्रॉम द ब्रिटिश इंडिया। यस, ये सही है। सो सिक्योर फ्रीडम तो नहीं कर पाया था, फेल हो गया था। द लीडरशिप ऑफ बहादुर शाह जफर डिड नॉट हैव अ पॉपुलर सपोर्ट, उनको मिला नहीं। ठीक है। एंड मोस्ट ऑफ द इंडियन रूलर पार्टिसिपेट ही नहीं किए इस स्ट्रगल में। तो ये दोनों ऑप्शन सही है। ये फेल हुआ था, और क्यों फेल हुआ था उसका रीजन दिया है, तो एकदम परफेक्ट है। ठीक है सर। हु कॉल्ड द रिवोल्ट ऑफ 1857 कॉन्स्पिरेसी, कौन कहा था इसको? जेम्स ऑटरम और विलियम टेलर ने रिवोल्ट ऑफ 1857 को कॉन्स्पिरेसी बताए थे। ठीक है। व्हेन डिड द क्वीन विक्टोरिया डिक्लेयर द टेकिंग ओवर द इंडियन एडमिनिस्ट्रेशन? ठीक है ना, अंडर द ब्रिटिश क्राउन, ये आपको 1 नवंबर 1858 आता है, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1858 के तहत आता है। ठीक है, जहाँ पर इंडियन एडमिनिस्ट्रेशन को कंट्रोल करती है कौन? क्वीन विक्टोरिया। क्वीन विक्टोरिया प्रोक्लामेशन हमारा इशूड होता है कौन से फॉलोइंग डेट में? ऑफ कोर्स हमारा 1 नवंबर 1858 में आता है, जहाँ पर क्वीन विक्टोरिया जो होता है ना, वो डिक्लेयर करती है डैट इंडियन एडमिनिस्ट्रेशन को अपने तरफ कंट्रोल करेगी। ठीक है। विच ऑफ द फॉलोइंग कमीशन इज एसोसिएटेड विद द आर्मी रीऑर्गेनाइजेशन आफ्टर द सेपरेशन? हाँ, ठीक है, आर्मी रीऑर्गेनाइजेशन से। ठीक है। कौन से इसमें से कमीशन आर्मी रीऑर्गेनाइजेशन से हमारा एसोसिएटेड? दैट इज अ पील कमीशन। पील कमीशन बोला था दैट इज द इंडियन आर्मी, और ठीक है, एंड जो ब्रिटिश आर्मी का रेशियो बढ़ाया जाए। ठीक है। एंड सेकंड हमारा बोला था इंडियन आर्मी में हमारा कुछ मेंबर्स दैट इज द सिक्स गोरखास को इंट्रोड्यूस किया जाएगा, और पंजाब्स को। ठीक है, यहाँ से हमारा सिलेक्शन किया जाएगा, तो यहाँ पर पील कमीशन हमारा रिलेटेड है इनसे। ठीक है। आफ्टर द रिवोल्ट ऑफ 1857 ब्रिटिश रिक्रूटेड द सोल्जर्स प्रीडोमिनेंटली। ठीक है ना, कहाँ से? दैट इज द गोरखा, सिक्स और पंजाब से सबसे ज्यादा ब्रिटिशर्स हमारा इनको आर्मी में इंट्रोड्यूस करना स्टार्ट किए। ठीक है, ये इंपॉर्टेंट है। विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट करेक्ट रिगार्डिंग द बिहार एरिस्टोक्रेसी? एरिस्टोक्रेसी मीन्स दैट इज द लैंडलॉर्ड, जमींदारी वैसा टाइप का सिस्टम। ठीक है। हाँ, ठीक है। 1857 में क्या था कि महाराजा ऑफ दरभंगा दुमराव हथुआ एंड देयर फेलो लैंडलॉर्ड हेल्प द ब्रिटिश, ठीक है ना, विथ मैन एंड मनी। यस, एकदम सही है, ये एकदम सही है कि ब्रिटिश दरभंगा डुमराव एंड हथुआ का ब्रिटिशर्स जो था ना, और उसके लैंडलॉर्ड ब्रिटिश को हेल्प कर रहे थे। ठीक है, मैन से भी प्लस मनी से, दोनों से। महाराजा ऑफ दरभंगा दुमराव हथुआ, ठीक है ना, एंड देयर फेलो लैंड लॉर्ड्स हेल्प द ब्रिटिशर्स विथ मैन नॉट मनी, ये गलत है, दोनों से होगा। ठीक है।
विथ मनी नॉट मैन, ये भी अगेन गलत है। महाराजा ऑफ दरभंगा डुमराव हटवा लैंड अपोज ब्रिटिश, नो ये गलत है, तो वो यहाँ ए में होगा इसका आंसर। सो फ्रीडम स्ट्रगल 1857 में जो स्ट्रगल हो रहा था उसमें बिहार से, ठीक है ना, स्पेशली जो महाराजा थे दरभंगा के, डुमराव के, नटवा, वो एक्टिवली तुम्हारा ब्रिटिशर्स को सपोर्ट कर रहे थे, ठीक है, क्रिटिकल फंड्स में, आर्मी एक्सिलरी मेंस में, ताकि लोकल सर्जेंसी को वो सप्रेस किया जा सके। ठीक है। वेट अ मिनट। नाउ हु डिस्क्राइब द अपराइजिंग 1857 एज द फर्स्ट इंडियन वॉर ऑफ इंडिपेंडेंस, बहुत इंपॉर्टेंट है। सावरकर। सावरकर ऐसे ऐसे याद रखो कि फर्स्ट इंडियन वॉर ऑफ इंडिपेंडेंस में मेन मकसद क्या था, ब्रिटिश गवर्नमेंट को हटाना है, ठीक है, ब्रिटिश सरकार को हटाना है, ठीक है। तो सावरकर में देखो, ऐसे सावरकर ऐसे सरकार, बार बार आपको रिमेम्बर याद रहेगा, क्योंकि ये ऑलमोस्ट सेम हिनोनिम्स की तरह साउंडिंग वर्ड है। सावरकर सरकार, सरकार सावरकर, ऐसे याद रखोगे तो याद रहेगा, ठीक है। इनका बुक था इंडियन वॉर ऑफ इंडिपेंडेंस 1857, ठीक है। इसमें ये मेंशन किया गया था, उन्होंने बोला था दैट इज द रिवोल्ट ऑफ 1857, दैट इज फर्स्ट इंडियन वॉर ऑफ इंडिपेंडेंस, सावरकर के द्वारा बोला गया था, ठीक है। तो अभी तक यहाँ हो गया है, एंड नाउ हम लोग सिविल अपराइजिंग पे चलते हैं। वेट अ मिनट, एक बार देख लेते हैं रिकॉर्डिंग हो रहा है कि नहीं। हाँ, यस, रिकॉर्डिंग तो हो रहा है। सो 24 मिनट का लॉन्ग वीडियो हो जाएगा, ठीक है, लॉन्ग वीडियो हो गया। सो आज आप जितने भी आज पढ़ाया गया लेक्चर उसको आप अच्छे से कंप्लीट करना। नेक्स्ट लेक्चर से, दैट इज द लेक्चर नंबर 3 से, हम लोग अदर सिविल अपराइजिंग कंप्लीट करेंगे, ठीक है। देखो शॉर्ट वीडियो रखने का ये एक मकसद है कि आप जितने भी देखो शॉर्ट वीडियो तक में होता है कि आप इजीली उसको 2x पे देख करके ग्रैप्स कर सकते हैं, कम टाइम में आप पढ़ सकते हैं, और माइंड आपका एक्टिवली पार्टिसिपेट भी करेगा। ज़्यादा लॉन्ग वीडियो करेंगे ना तो फिर एक्टिवली माइंड पार्टिसिपेट नहीं करेगा, फिर जो भी पढ़ेंगे हम भूल जाएंगे, ठीक है। सो शॉर्ट वीडियो रखते हैं, यहाँ तक आज के लिए काफ़ी है। नेक्स्ट लेक्चर से हम लोग देखेंगे अदर सिविल अपराइजिंग, ठीक है। ओके बाई, 70 सेकेंड के लिए आप लोग पढ़ते रहिए कंटिन्यू बेसिस पे।